हेलो एवरीवन। हम एग्जीक्यूशन पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने कई सारे टॉपिक्स कवर किए थे। एग्जीक्यूशन में सेक्शन 39 तक कवर किया था। हम अब उसके आगे देखते हैं कि जब एक ट्रांसफरर कोर्ट जिसने एक्चुअल में डिग्री पास की है, जब वो डिग्री ट्रांसफ़र करता है एग्जीक्यूशन के लिए किसी दूसरे कोर्ट को, तो फिर उसमें जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, हम उससे शुरुआत करते हैं। राइट। तो देखिए, जहाँ पे वेर अ डिग्री इज ट्रांसफर टू अनदर कोर्ट फॉर एग्जीक्यूशन, द कोर्ट विच पास द डिग्री सेंड्स द डिग्री टू सच कोर्ट इन द फॉलोइंग मैनर। तो जो कोर्ट जिसने डिग्री पास की है दूसरे कोर्ट को जब एग्जीक्यूशन के लिए भेजता है तो कैसे भेजता है, तो वो कॉपी ऑफ डिग्री भेजता है, सर्टिफिकेट भेजता है रिलेटिंग टू द पार्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ द डिग्री। अगर ऐसा कुछ है कि भाई आधी डिग्री का जो एग्जीक्यूशन है या कुछ एग्जीक्यूशन हो चुका है उसका थोड़ा सा, तो पार्ट सेटिस्फैक्शन अगर हुआ है, मान लीजिए कुछ ऐसा है कि कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं इस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में थी, तो कोर्ट ने उतना तो एग्जीक्यूशन कर दिया, पर बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कोर्ट टू के जुरिस्डिक्शन में, तो इस कोर्ट टू को क्या किया जाएगा, डिग्री ट्रांसफर की जाएगी। तो जो पार्ट सेटिस्फैक्शन है कि भाई 50 लाख रुपए लेने थे, 25 या 30 लाख रुपीज जो हैं वो उसका एग्जीक्यूशन ऑलरेडी हो चुका है उस डिग्री का, 30 लाख तक, 20 लाख बचा हुआ है, तो अब आप कर लो जो प्रॉपर्टीज आपके जुरिस्डिक्शन में है उससे। ठीक है। कॉपी ऑफ एन ऑर्डर फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। राइट। और ये ऑर्डर बताते हुए कि भाई आप डिग्री जो है उसको एग्जीक्यूट करिए, इस आशय का एक ऑर्डर भेजा जाता है। तो क्या भेजता है, कॉपी ऑफ डिग्री, अगर कोई पार्ट सेटिस्फैक्शन हुआ है डिग्री का वो, और ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन कि आप इस चीज को एग्जीक्यूट कीजिए। राइट। तो ये तीन चीजें जो कोर्ट डिग्री पास करता है वो उस कोर्ट को भेजता है जिसको वो ट्रांसफर कर रहा है डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए। राइट। अब जब उस कोर्ट के पास वो डिग्री आ जाती है, ट्रांसफरी कोर्ट के पास, तो कोर्ट क्या करता है, कोर्ट उसको फाइल करता है विदाउट फर्दर प्रूफ। विदाउट फर्दर प्रूफ मतलब कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया, जिस कोर्ट ने डिग्री पास की, अब उस डिसीजन पे चर्चा नहीं होती है। अब उस डिसीजन पे नहीं है कि वो डिसीजन ओपन नहीं है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के लिए कि उस डिसीजन को वो चेंज कर दे। राइट। जिस कोर्ट ने डिग्री पास की वो डिग्री पास हो गई, अब इस बारे में कोई चर्चा नहीं होगी कि डिग्री सही है गलत है, इस डिग्री में कुछ और पैसा मिलना चाहिए था, ये सब दीज आर नॉट द क्वेश्चंस विच आर ओपन फॉर द डिसीजन ऑफ एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट इन सब चीजों पे चर्चा नहीं करता है। राइट। तो कोई और प्रूफ या कोई और उस पर ट्रायल नहीं चलेगा। राइट। ट्रांसफरी कोर्ट शैल हैव सेम पावर इन एग्जीक्यूटिंग द डिग्री एज इफ इट हैज बीन पास्ड बाय इटसेल्फ। तो ट्रांसफरी कोर्ट इस तरीके से डिग्री को एग्जीक्यूट करेगा जैसे कि उसी ने वो डिग्री पास की हो। राइट। ट्रांसफरी कोर्ट शैल सर्टिफाई एंड सेंड द रिपोर्ट टू द कोर्ट विच पास द डिग्री स्टेटिंग द फैक्ट दैट द डिग्री हैज बीन एग्जीक्यूटेड और कुड नॉट बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है। तो जो ट्रांसफरी कोर्ट है उसने डिग्री फाइल की अपने पास, उसका एग्जीक्यूशन किया, एग्जीक्यूशन करके वो एक रिपोर्ट भेज देता है किस कोर्ट को, उस कोर्ट को जिसने ये डिग्री ट्रांसफर की है, उस कोर्ट को जिसने ये डिग्री पास की है। राइट। उसको रिपोर्ट भेज देता है किस बात की, कि डिग्री का एग्जीक्यूशन हो गया है या फिर नहीं हुआ है, दोनों में से कोई भी एक चीज, इस चीज का एक इस तरह का एक रिपोर्ट वो भेज देता है। राइट। इफ अ डिग्री सेंड टू अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर एग्जीक्यूशन, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भेजी गई है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट खुद से उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। राइट। किसी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भेजी गई तो वो खुद से भी एग्जीक्यूट कर सकता है, या वो अपने किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन को बोल सकता है कि भाई इसका एग्जीक्यूशन आप देख लीजिए। मान लीजिए कानपुर और लखनऊ वाला जो हम एग्जाम्पल ले रहे थे, हम इसको दोबारा उठाते हैं। कानपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिग्री भेजी है लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। राइट। तो ये लखनऊ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट खुद से भी कर सकता है, या फिर वो अपने किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट को बोल सकता है। राइट। कि जिसके पास बस कॉम्पिटेंस होना चाहिए, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होना चाहिए, उसको भी बोल सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कि तुम जो है आप इसको एग्जीक्यूट कर दीजिए। राइट। अगर हाई कोर्ट को भेजी गई डिग्री एग्जीक्यूशन के लिए, तो डिग्री इस तरीके से हाई कोर्ट एग्जीक्यूट करेगा जैसे कि हाई कोर्ट अपने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में पास की गई डिग्रीज को करता है। राइट। नाउ वेयर इज अ डिग्री, वेयर अ डिग्री सेंट फॉर एग्जीक्यूशन टू अनदर स्टेट, इट शैल बी एग्जीक्यूटेड बाय सच कोर्ट इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स इन दैट कोर्ट। तो ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कानपुर से डिग्री भेजी गई, देहरादून भेजी गई, राइट, एग्जीक्यूशन के लिए, अब तो देहरादून का कोर्ट जो भी उसके यहाँ रूल्स होंगे जो अप्लाई होते होंगे, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जो रूल्स बनाए होंगे, जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के रूल्स होंगे, उन रूल्स के हिसाब से उस डिग्री का क्या करेगा, वो
एग्जीक्यूशन कर देगा, राइट। अब वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स आर टू बी डन इज सिचुएटेड विद इन टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ 2 और मोर कोर्ट्स, any of such court has jurisdiction to attach and sell whole of such immovable property। मान लो कोई ऐसी immovable property है जो 2 कोर्ट्स के jurisdiction में आ रही है, right, where immovable property in respect of which execution proceedings are to be done is situated within the territorial jurisdiction of 2 or more courts, any of such। तो ऐसे केस में क्या होगा कि उन दोनों में से कोई भी कोर्ट जो है वो अटैच करके सेल कर सकता है इमूवेबल प्रॉपर्टी को, राइट। मान लो कोई प्रॉपर्टी है जो 2 कोर्ट्स के जुरिसडिक्शन में आ रही है, C1 के भी और C2 में भी, तो C1 भी इसका एग्जीक्यूशन कर सकता है और C2 भी इसका एग्जीक्यूशन कर सकता है। पावर ऑफ ट्रांसफरर कोर्ट, तो ये तो सिंपल ही है, पावर ऑफ ट्रांसफरर कोर्ट। अब जिस कोर्ट ने ट्रांसफर की है डिक्री, उसके पास क्या पावर है? तो देखो, एक बार अगर कोर्ट डिक्री ट्रांसफर कर देता है टू अनदर कॉम्पिटेंट कोर्ट फॉर एग्जीक्यूशन, तो उसके बाद डिक्री एग्जीक्यूट करने का जुरिसडिक्शन ट्रांसफरर कोर्ट के पास नहीं रह जाता, राइट। मान लीजिए C1 जिसने डिक्री पास की है, इसने डिक्री को एग्जीक्यूट करने के लिए किधर भेज दिया? C2 के पास। तो वंस द डिक्री हैज बीन सेंट टू अनदर कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन फॉर एग्जीक्यूशन, अब ये जो C1 है इसके पास डिक्री को एग्जीक्यूट करने का पावर नहीं होगा, और जो एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन है वो किस कोर्ट में जानी होगी? C2 में ही एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन जाएगी, C1 में फिर नहीं फाइल की जाएगी, राइट। फिर पावर ऑफ ट्रांसफरी कोर्ट, तो देखिए ट्रांसफरी कोर्ट जो है उसके पास शैल हैव ऑल द पावर्स टू एग्जीक्यूट द डिक्री एज इफ द डिक्री वाज पास्ड बाय इटसेल्फ, हम पढ़ चुके हैं, राइट। सेक्शन 47 ये कहता है कि ट्रांसफरी कोर्ट विल डिसाइड ऑल द क्वेश्चंस अराइजिंग इन द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स रिलेटेड टू एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फैक्शन ऑफ द डिक्री। तो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो कौन डिसाइड करेगा? जो कोर्ट डिक्री एग्जीक्यूट कर रहा है, जिसको ट्रांसफर की गई है डिक्री एग्जीक्यूशन के लिए, वही कोर्ट डिसाइड करेगा। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि मान लीजिए X है, X के फेवर में डिक्री एग्जीक्यूट होनी थी, डिक्री होल्डर था, अब क्या हुआ कि X की डेथ हो गई, तो अब जो X का बेटा है XS आ गया कि मेरे फादर की डेथ हो गई है, तो मैं उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं उनका लीगल हेयर हूँ, राइटफुल लीगल सक्सेसर हूँ, तो आप अब ये डिक्री मेरे फेवर में एग्जीक्यूट कर दिए। सामने वाली पार्टी ये डिस्प्यूट करना चाहती है, मान लीजिए वाई जो जजमेंट डेटर था वो ये डिस्प्यूट करना चाहता है कि ये इसका लीगल हेयर है भी या नहीं। तो ये अगर क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन कौन डिसाइड करेगा? ट्रांसफरी कोर्ट डिसाइड करेगा, जो अब एग्जीक्यूशन का काम कर रहा है, राइट। ये क्वेश्चन वापस जो कोर्ट जिसने ट्रांसफर की है उसके पास नहीं जाएगा, ये एग्जीक्यूशन, क्योंकि ये एग्जीक्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है वो इस क्वेश्चन का डिसीजन करेगा। फिर जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है इसका जुरिसडिक्शन तब तक रहता है जब तक ये सर्टिफाई नहीं कर देता, राइट, सॉरी, जो ट्रांसफरर कोर्ट है इसका जुरिसडिक्शन तब तक रहता है एग्जीक्यूट करने का जब तक ये ट्रांसफर नहीं कर देता डिक्री फॉर एग्जीक्यूशन, ठीक है, ऑफ द डिक्री। द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कैन नॉट कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू द कोर्ट पासिंग द डिक्री। पर जो ये एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है ये अपने आप को उस तरह से कन्वर्ट नहीं कर सकता कि मान लीजिए वो रिव्यू करने लगे डिक्री का, ये सब काम वो नहीं कर सकता, राइट। उसका पर्पस क्या है? उसका काम केवल है डिक्री को एग्जीक्यूट करना, उससे ज्यादा नहीं, वो उसकी मेरिट में नहीं जाएगा, ठीक है। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है उसके पास ये पावर है कि वो उसके पार्टीज के जो प्रोसीजरल राइट्स हैं उनको डिटरमाइन कर सके, पर सब्सटैंटिव राइट्स को डिटरमाइन करने की पावर उसके पास नहीं है, राइट। अब सवाल आता है एग्जीक्यूशन ऑफ फॉरेन डिक्रीज का, तो बेसिकली सेक्शन 43, 44 एंड 44A इससे रिलेटेड बात करते हैं, राइट। इन सेक्शंस को आप डिटेल में बेयर एक्ट से पढ़ सकते हैं, राइट। मैं यहाँ पे आपको बहुत ब्रीफली बताने वाला हूँ इनके बारे में, क्योंकि ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए कहाँ क्या दिया है। तो अब इंडियन कोर्ट्स, अब एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज पास्ड बाय फॉरेन कोर्ट्स इन इंडिया, राइट। तो कौन कौन से कोर्ट्स के बारे में? ऐसे कोर्ट्स, इंडियन कोर्ट्स जिन पे सीपीसी के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते, हमने शुरुआत में पढ़ा था कहाँ कहाँ ये सीपीसी अप्लाई नहीं होता, तो ऐसे कोर्ट्स जहाँ पे, ऐसे इंडियन कोर्ट्स जहाँ पे सीपीसी अप्लाई नहीं होता, ठीक है, तो उनके एग्जीक्यूशन की बात सेक्शन 43 करता है। फिर ऐसे कोर्ट जो इंडिया से बाहर हैं पर
सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही स्टैब्लिश किए हैं, उन पे भी सेक्शन 43 अप्लाई होता है, राइट। अभी ये बेसिकली जो प्रोविजन है पहले गोवा वगैरह में अप्लाई होता था, राइट। रेवेन्यू कोड्स इन इंडिया टू विच सीपीसी डज नॉट अप्लाई। अब रेवेन्यू कोड्स कौन से होते हैं? जो जमीन और इससे रिलेटेड जो मामले देखते हैं राजस्व से, राइट। जो जनरली रेवेन्यू कोड्स कौन हेड करता है? जो कलेक्टर होता है या डेप्यूटी कलेक्टर होता है, तहसीलदार होता है, ठीक है। इन लोगों के जो कोड्स होते हैं उन कोड्स को रेवेन्यू कोड्स कहा जाता है, इनके ऊपर सीपीसी अप्लाई नहीं होता। फिर सुपीरियर कोड्स ऑफ एनी रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी। रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी वो होती है जिसको भारत सरकार नोटिफाई करती है गैजेट में कि यहाँ के जो जो जजमेंट्स हैं, डिक्रीज हैं, उनको हम अपने यहाँ एग्जीक्यूट कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा, राइट। तो इनसे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं, इनके एग्जीक्यूशन से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, उन पे भी सीपीसी मतलब इनके जो एग्जीक्यूशन है इस पे भी क्या अप्लाई होगा? सीपीसी अप्लाई होगा। जो एग्जीक्यूशन की जो सारी प्रक्रिया है वो इन पे भी उसी तरीके से अप्लाई होगी जो नॉर्मल बाकी डिक्रीज पे अप्लाई होती है, प्रोवाइडेड जो कंडीशन सेक्शन 43, 44 और 44A में दी गई हैं ये सेटिस्फाई की जाएं बस, राइट। जनरल प्रिंसिपल्स विद रिगार्ड टू एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के संबंध में, ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ये मैंने इसीलिए इनको बुलेट पॉइंट्स में लिख दिया है ताकि आपको याद रहे, क्योंकि प्री में आपको एकदम से यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है। इसका क्या मतलब है? एक ये कहता है नो कोर्ट कैन एग्जीक्यूट अ डिक्री विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी सिचुएटेड एंटायरली आउटसाइड इट्स लोकल जुरिस्डिक्शन। ये आपको याद रखना है, राइट। ये हमने ये भी पढ़ा था कि 2002 के अमेंडमेंट से ऐड किया गया है सेक्शन 39 में सब सेक्शन 4 में, ठीक है, कि अगर कोई प्रॉपर्टी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर है तो वो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड फिर जो एग्जीक्यूशन है वो नहीं कर सकता है, राइट। उसको उस कोर्ट को ट्रांसफर करनी पड़ेगी जहां पे वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में। फिर एन एग्जीक्यूटिंग कोर्ट हैज नो पावर टू क्वेश्चन द लीगैलिटी एंड करेक्टनेस ऑफ द डिक्री, राइट। हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो डिक्री पास की है कोर्ट ने, दूसरे कोर्ट ने, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट उस डिक्री की लीगैलिटी और करेक्टनेस पे नहीं जाएगा। वो ये मान के चलेगा कि ये डिक्री ठीक है, डिक्री सही है, राइट। उसका काम केवल एग्जीक्यूशन का है। उसका काम इस बात पे जाना नहीं है कि वो डिक्री जो है वो करेक्ट थी या इनकरेक्ट थी, लीगल थी या इलीगल थी, ये उसका काम नहीं है। बस एक चीज जो है उसमें वो बोल सकता है, अगर कोर्ट जिसने डिक्री पास की वो इनहेरेंट लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन था, मतलब ये बहुत क्लियर है कि जुरिस्डिक्शन था ही नहीं जिस कोर्ट ने डिक्री पास की, तो फिर जो डिक्री पास की गई है उस कोर्ट के द्वारा वो नलिटी है। और इसकी जो इनवैलिडिटी है, इट कुड बी सेट अप इन एग्जीक्यूशन बिकॉज इन द आइज ऑफ लॉ देयर इज नो डिक्री एट ऑल, हाउएवर सच इनहेरेंट लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन मस्ट अपीयर ऑन द फेस ऑफ इट। मतलब अगर ये बिल्कुल क्लियर है, जो डिक्री ट्रांसफर की गई है उस डिक्री से बिल्कुल क्लियर है कि जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है उसके पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं था। मान लीजिए एक सिविल कोर्ट ने टैक्स से रिलेटेड डिक्री पास कर दी। हम सब जानते हैं कि सिविल कोर्ट को टैक्स से रिलेटेड मामले सुनने का अधिकार नहीं है, इसके लिए इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल्स हैं, राइट। एक दूसरी पैरेलल सिस्टम है जो इस तरह के मामले सुनता है। तो अब यहाँ इस केस में सिविल कोर्ट ने अगर ये डिक्री पास कर दी है तो सिविल कोर्ट की डिक्री जब एग्जीक्यूशन के लिए गई दूसरे कोर्ट में, मान लीजिए C1 था, जब C2 में गई और सामने वाली पार्टी ये बोलती है कि इस कोर्ट के पास तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, तो ये जो डिक्री है ये डिक्री वॉइड है, राइट। तो क्योंकि ये क्वेश्चन इस बात से डील करता है कि जो डिक्री है, डिक्री के एक्चुअल में कोई वैल्यू है या नहीं। मतलब अगर डिक्री वॉइड है, नल एंड वॉइड है, तो मतलब डिक्री तो है ही नहीं। तो अगर है ही नहीं तो फिर एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ये जो C2 है वो क्या एग्जीक्यूट करेगा। इसलिए केवल ये चीज जो है, इस चीज को जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है कंसीडर कर सकता है, पर ये जो चीज है ये बहुत क्लियर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हर किसी को पता है ऑन द फेस ऑफ इट कि जो टैक्स का मैटर है वो सिविल कोर्ट नहीं सुन सकता, उसके लिए इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल्स सुनेंगे, राइट। उसके लिए दूसरी व्यवस्था है जो इस तरह के मामले सुनती है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है वो ये डिक्लेयर कर सकता है कि जो डिक्री है नल एंड वॉइड और हम एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते, राइट। अदरवाइज इसके अलावा जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है उसके पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो जो डिक्री पास की गई है उसकी लीगैलिटी और करेक्टनेस पे जाए, राइट। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट क्या कर सकता है? कंस्ट्रू द डिक्री टू असर्टेन इट्स एग्जैक्ट मीनिंग। जो डिक्री है उसको इंटरप्रेट कर सकता है ताकि उसका करेक्ट मीनिंग उसको समझ आ जाए, ताकि वो उसे एग्जीक्यूट कर सके, राइट। एंड एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कैन गो इनटू द क्वेश्चन ऑफ एग्जीक्यूटिबिलिटी।
हाँ, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को क्योंकि एग्जीक्यूट करवानी है डिक्री, तो वो इस बात पे जरूर जा सकता है, इस बात पे जरूर सोच सकता है कि इस डिग्री को एग्जीक्यूट किया भी जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, मतलब प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है, ये ऐसा करना है या नहीं करना, राइट। फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान के अगेंस्ट पैसे उससे लेने हैं, जजमेंट डेटर से पैसे लेने हैं, बट देन अब जब कोर्ट ने देखा तो उसको समझ आया कि ये जो व्यक्ति है जिससे पैसे आने हैं जजमेंट डेटर के पास, जो जजमेंट डेटर है उससे उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उसके पास कोई पैसे ही नहीं है, तो वहां पे एग्जीक्यूटिबिलिटी क्वेश्चन में है कि भाई हम इसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएंगे, राइट। तो अगर लगता है कि एग्जीक्यूट करना संभव नहीं है तो क्या करेगा, ये जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है एक रिपोर्ट बना के लिख के वापस भेज देगा ट्रांसफरर कोर्ट को जिसने डिग्री पास की थी कि भाई ड्यू टू दीज रीजंस वी कुड नॉट गेट द डिग्री एग्जीक्यूटेड, राइट। फिर the court executing the decree transferred to it has same powers in executing as if it was passed by itself, ठीक है, ये हम कई जगह पढ़ चुके हैं, ठीक है। पर ये बुलेट पॉइंट्स आप याद रखिएगा, इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैंने इनको हाईलाइट करके अलग से लिखा है आपकी सुविधा के लिए, और मैं बार बार आपको इस बात पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ, राइट। अब स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन, अच्छा, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग को स्टे किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो कौन है, किस कोर्ट में हमें अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये जो चीज है ये 26 to 29 ऑफ ऑर्डर रूल 26 to 29 ऑफ ऑर्डर 21 सीपीसी में डील की गई है, राइट। तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है वो स्टे कर सकता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर अ रीजनेबल टाइम टू इनेबल द जजमेंट डेटर टू अप्लाई टू द कोर्ट विच पास द डिक्री और टू द एपेलेट कोर्ट फॉर स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन। तो ठीक है, देखिए मान लीजिए डिसीजन आया कोर्ट का, अब इस डिसीजन से क्या हुआ, अपील फाइल कर दी सामने वाली पार्टी ने, बट जो डिग्री होल्डर है उसने क्या करा, उसने एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक। तो अब जो जजमेंट डेटर है जिसने अपील फाइल की है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के सामने कि भाई अभी आप स्टे कर दीजिए, इतनी जल्दी में क्यों है आप, थोड़ा तो रुक जाइए, सब्र करिए, राइट। अभी एपेलेट कोर्ट जो है उसको डिग्री वहां पे उसको सुन लेने दीजिए, मैटर को उसको डिसाइड कर लेने दीजिए, उसके बाद जो भी डिसीजन आएगा आप फिर एग्जीक्यूशन कर लीजिएगा, राइट। तो इस तरह के केसेस में डिक्री को जो एग्जीक्यूशन है उसको स्टे करवाया जा सकता है, और ये स्टे का ऑर्डर, राइट, ये स्टे का ऑर्डर कौन दे सकता है, जिस कोर्ट में एग्जीक्यूशन हो रहा है वो कोर्ट दे सकता है, ठीक है, या फिर जिस कोर्ट ने ऑर्डर जो डिक्री पास की है वो दे सकता है, या फिर जो एपेलेट कोर्ट है जहां पे अपील सुनी जा रही है वो भी दे सकता है, राइट। पर अब हम समझते हैं कि जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है जिसको डिक्री ट्रांसफर की गई है उसके पास क्या पावर है, तो देखिए वो केवल एक रीजनेबल टाइम के लिए ही दे सकता है स्टे, ठीक है, वो केवल रीजनेबल टाइम के लिए ही स्टे दे सकता है, और वो रीजनेबल टाइम के लिए स्टे क्यों दे सकता है, वो केवल इतने टाइम के लिए दे सकता है जिससे कि जो व्यक्ति स्टे चाह रहा है वो या तो उस कोर्ट में जिसने डिग्री पास की या फिर एपेलेट कोर्ट में अप्लाई कर सके परमानेंट स्टे के लिए, मतलब लॉन्ग टर्म स्टे के लिए, राइट। तो केवल उतने टाइम का स्टे एग्जीक्यूटिंग कोर्ट दे सकता है। रियल स्टे जो है, जो स्टे देने की पावर है वो किसके पास है, वो पावर एक्चुअल में जिस कोर्ट ने डिग्री पास की है उसके पास है, राइट। नाउ पर ऐसे केसेस में जहां पे एप्लीकेंट जो है स्टे चाहता है एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स का, उसको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी कोर्ट को, और अगर कोर्ट और कोई कंडीशंस रखता है तो उसको वो भी मानना पड़ेगा, और उसी शर्त पे एग्जीक्यूशन को स्टे किया जाएगा, राइट। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये आपसे कोई कंसेप्चुअली पूछ सकता है, राइट। तो मैंने इसीलिए आपको जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ी टेक्निकल चीज है, राइट। अगर आपसे अचानक से इंटरव्यू में पूछ लिया गया तो शायद आप you'll be stumped, राइट। तो इसलिए यहाँ पे मैंने ये डाला हुआ है। तो अब इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि द पावर टू स्टे एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री बाय अ ट्रांसफरी कोर्ट इज नॉट सिमिलर टू द पावर ऑफ द कोर्ट पासिंग द डिक्री, बिकॉज द ट्रांसफरी कोर्ट कैन ग्रांट एन एब्सोल्यूट स्टे, बट अ ट्रांसफरी कोर्ट कैन स्टे एग्जीक्यूशन फॉर अ रीजनेबल टाइम। तो देखिए बेसिकली ये ट्रांसफरी कोर्ट नहीं है, इसका यहाँ पे ये होगा ट्रांसफरर कोर्ट, वो एक टाइपो एरर है, ठीक है। तो जो ट्रांसफरर कोर्ट है जिसने डिग्री पास की है, जिसने डिग्री ट्रांसफर की है, वो एब्सोल्यूट स्टे ग्रांट कर सकता है, ठीक है। पर जिस कोर्ट को डिग्री ट्रांसफर की गई है एग्जीक्यूशन के लिए, वो केवल एक रीजनेबल टाइम के लिए ही स्टे दे सकता है टू इनेबल द जजमेंट डेटर टू अप्लाई फॉर सच स्टे
अगेंस्ट द एग्जीक्यूशन इन द ट्रांसफरर कोर्ट और एपेलेट कोर्ट, राइट, ताकि जो जजमेंट डेटर है वो अप्लाई कर सके या तो ट्रांसफरर कोर्ट में जिसने डिग्री पास की थी और डिग्री ट्रांसफर की है उस कोर्ट में, या फिर जिस कोर्ट में अपील पेंडिंग है या जिस कोर्ट में अपील जाती है उस कोर्ट में, राइट। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, राइट। तो आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है इस कंसेप्ट में कि स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन कहाँ पे दिया गया है वो आपको पता है। स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन कौन कर सकता है? 3 कोर्ट, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, द कोर्ट विच पास द डिक्री एंड द एपेलेट कोर्ट। अब डिफरेंस क्या है? जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है वो एब्सोल्यूट स्टे ग्रांट नहीं कर सकता, केवल कुछ समय के लिए ग्रांट कर सकता है, जितने समय में जो एप्लीकेंट है वो अप्लाई कर सके जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है उस कोर्ट में या फिर एपेलेट कोर्ट में, राइट। बस इतना याद रखना, ठीक है। रूल 29 सेम बात ही कहता है जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। पर इसके लिए ये रूल्स क्या क्या फुलफिल होने चाहिए स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन के लिए? अब प्रोसीडिंग इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एट द इंस्टेंस ऑफ डिक्री होल्डर, ऑब्वियसली एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग चल रही होनी चाहिए, अगर चलेगी नहीं तो आप स्टे कैसे करोगे? तो ऑब्वियसली एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स जो है दोज एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स शुड बी गोइंग ऑन इन अ कोर्ट, इन एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, ठीक है। फिर उसके बाद अ सूट एट द इंस्टेंस ऑफ जजमेंट डेटर अगेंस्ट द डिक्री होल्डर इन सेम कोर्ट, ठीक है। अब जो जजमेंट डेटर है उसके पास डिक्री होल्डर के अगेंस्ट कोई जजमेंट हो, तो बेसिकली ये दूसरी चीज की बात कर रहा है। ये एक तरीके से क्रॉस क्लेम्स, क्रॉस डिक्रीज वाला कंसेप्ट आएगा। अभी आप यहाँ पे मत जाइए, अभी आप केवल इतना समझिए कि जो वो मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में समझाऊंगा, वहां पे आपको ये चीज काफी क्लियर होगी, नहीं तो अभी मुझे वो पूरा डील करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आप केवल इतना ध्यान रखिए कि स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन किया जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको अपील वाला बताया, उस केस में कर सकते हैं, राइट। दूसरा, अगर कहीं क्रॉस डिक्री का मामला हो सकता है तो वहां पे भी कर सकते हैं, राइट। वो हम देखेंगे, ठीक है। इसमें बेसिकली क्रॉस डिग्री का कैसे कि मान लीजिए 2 सूट हैं, एक सूट S1 चल रहा है उसमें, राइट, उसमें जो डिग्री होल्डर है X और S2 चल रहा है, तो S2 जो है X के अगेंस्ट चल रहा है, राइट। Y ने X के अगेंस्ट किया हुआ और उसको ये उम्मीद है कि जो डिग्री बस आने ही वाली है, क्रॉस डिग्री जल्दी से सेम कोर्ट में, तो वो बोल सकता है कोर्ट को कि आप थोड़े दिन रुक जाइए, वो डिग्री भी आ जाने दीजिए, फिर जो भी होगा हम उसको एडजस्ट कर लेंगे और उस हिसाब से आप एग्जीक्यूशन करेंगे। तो अपील के अलावा ये भी एक सिचुएशन हो सकती है, इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, राइट। अब आपको ये देखना है कि जो रूल 29 के प्रोविजंस हैं ये क्या है? डिस्क्रिशनरी हैं। ये रूल जो है 2 चीजों के लिए बनाया गया है, ठीक है। टू इनेबल द जजमेंट डेटर एंड डिक्री होल्डर टू एडजस्ट देयर क्लेम्स अगेंस्ट ईच अदर, ताकि उनका जो क्लेम्स है वो एक दूसरे के अगेंस्ट एडजस्ट किया जा सके, और दूसरा टू प्रिवेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स, ताकि अब 2 डिक्रीज, मान लीजिए हम अगर इस केस की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 अलग अलग डिक्रीज आ जाती, तो जब 2 अलग अलग डिक्रीज आ जाती तो फिर क्या करना पड़ता? तो फिर उस केस में जो डिक्री 1 है, मान लीजिए S1 में जो डिक्री 1 आई उसका एक एग्जीक्यूशन करना पड़ता है ना, एग्जीक्यूशन 1, और जो S2 में दूसरे सूट में डिक्री 2 आई उसका दूसरा एग्जीक्यूशन करना पड़ता। तो बेटर क्या होगा कि मान लो 2 डिक्रीज हैं, एक 10 लाख की डिक्री आई, दूसरी 5 लाख की डिक्री आई, तो एक ही एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में हम एक ही एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग करें और दोनों के क्लेम्स को सेटिस्फाई कर दें। जिसका 10 लाख जिसका क्लेम बन रहा है और दूसरे का 5 लाख बन रहा है, तो एडजस्ट करके जिसका ज्यादा क्लेम बन रहा है, जिसका 10 लाख बन रहा था, हम उसको क्या दे दें? 5 लाख रुपए दे दें। कुछ सेट ऑफ टाइप हो गया, है ना, कि मान लीजिए ए के फेवर में आया कि 10 लाख रुपए उसको मिलेंगे बी से, दूसरे केस में जजमेंट आया कि बी के फेवर में कि 5 लाख रुपए उसको मिलेंगे ए से, एडजस्ट कर लो आपस में तो केवल 5 लाख रुपए मिलेंगे, राइट। तो ऐसे केस में भी एग्जीक्यूशन जो है उसको स्टे किया जा सकता है, और उससे ये 2 फायदे होते हैं जो आपको मैंने अभी बताया, राइट। देखिए 1976 के अमेंडमेंट के पहले केवल जिस कोर्ट ने डिक्री पास की वही स्टे कर सकता था एग्जीक्यूशन को, ठीक है। बट 1976 के अमेंडमेंट के बाद क्या किया गया कि ट्रांसफरी कोर्ट जो है उसको भी दे दी गई पावर टू स्टे एग्जीक्यूशन, ठीक है। अब यहां तक तो हमने पढ़ा स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन के बारे में, प्रोसीजर ऑफ एग्जीक्यूशन के बारे में इस लेक्चर में। अब हम देखते हैं कि मोड ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है, किस तरीके से डिक्री एग्जीक्यूट की जाती है, राइट। तो देखिए
डिक्री होल्डर एप्लीकेशन देता है एग्जीक्यूशन के लिए। द एग्जीक्यूटिंग कैन कोर्ट एनफोर्स एग्जीक्यूशन वाया डिफरेंट मोड्स, राइट। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है अलग अलग मोड से, जो सेक्शन 51 सीपीसी में जो मोड्स प्रोवाइड किए गए हैं उन मोड्स में से किसी भी मोड से अपनी डिक्री एग्जीक्यूट करवा सकता है, ठीक है। तो एक जनरल रूल के तौर पर, मैं आपसे पहले भी आपको बता चुका हूं, एक जनरल रूल के तौर पे डिक्री होल्डर के पास ये ऑप्शन होता है कि वो कोई भी मोड चूज कर ले जो उसको ठीक लगता है डिक्री को एग्जीक्यूट करने के लिए। ये ऑप्शन किसका है? डिक्री होल्डर के पास है कि वो किस तरह से अपनी डिक्री एग्जीक्यूट करवाना चाहता है, ठीक है। पर कुछ केसेस में कोर्ट कोई लिमिटेशन इंपोज कर सकता है उस मोड को चूज करने में। कोर्ट ये बोल सकता है, कोर्ट अपनी तरफ से बता सकता है कि किस मोड से एग्जीक्यूशन होगा, राइट। अब देखिए साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन, राइट। हम सारे मोड्स डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा उसमें, राइट। पहले हम समझते हैं साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन क्या होता है। देखिए कंटिन्यूअस एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग अंडर सीपीसी आर नॉट बार्ड, मतलब कोई ऐसा स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं है अगेंस्ट नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स कंटिन्यूइंग कंकरेंटली। हाउएवर कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रेशन रिफ्यूज एग्जीक्यूशन एट द सेम टाइम अगेंस्ट द पर्सन एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द जजमेंट डेटर। मतलब एक एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग चल रही है, कई सारे जजमेंट्स हैं एक व्यक्ति के अगेंस्ट, मान लीजिए एक के अगेंस्ट जजमेंट एजेडी है, कई सारे जजमेंट हैं इसके अगेंस्ट, कई लोग हैं, है ना, बी सी डी ई ये सब है, ठीक है। अब इन सबके पास डिक्री है इसके अगेंस्ट, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी का को अटैच करके कोई डिक्री अटैच एंड सेल करके कोई डिक्री एग्जीक्यूट हो रही है, कोई डिक्री इसको अरेस्ट करके और इसको डिटेन करके सिविल प्रिजन में एग्जीक्यूट हो रही है। ये अलाउड है, ऐसा मना नहीं है कहीं कि साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स नहीं की जा सकती हैं। कोर्ट जो है अपने डिस्क्रिशन पे अलाउ कर सकता है ये चीज, या मना भी कर सकता है, राइट। अदरवाइज सीपीसी कहीं बार नहीं करता कि इस तरह की एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग नहीं चल सकती, राइट। इसी को हम साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन कहते हैं, ठीक। अब ठीक है, अलग अलग मोड्स हैं, ठीक है। डिलीवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक मोड है, अटैचमेंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड सेल, सेल विदाउट अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ जजमेंट डेटर इन सिविल प्रिजन। ये अलग अलग तरीके से, ये अलग अलग मोड्स हैं जिनके थ्रू एग्जीक्यूशन हो सकता है, और ये मोड सेक्शन 51 में बताए गए हैं। तो हम इनको वन बाय वन डील करेंगे और डिटेल में डील करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले हम पढ़ते हैं सेक्शन 51। सेक्शन 51A बात करता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी की अगर कोई डिक्री है तो उसको इस तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सकता है बाई सीजर एंड डिलीवरी, राइट। मान लीजिए मेरी मूवेबल प्रॉपर्टी है, किसी और के पास है, मैं उससे मांग रहा हूँ पर वो दे नहीं रहा है, राइट। प्रॉपर्टी मेरी है, उसने ज़बरदस्ती कब्जा करके रखा हुआ है उस पर, मैंने कोर्ट में केस फाइल किया, मेरे फेवर में जजमेंट आया, डिक्री अब एग्जीक्यूट करने की बारी है, तो क्या होगा, उस व्यक्ति से वो चीज़ कोर्ट सीज करेगा और वो मुझे डिलीवर कर देगा, राइट, मुझे दे देगा वो प्रॉपर्टी, ठीक है। बाई डिटेंशन ऑफ द जजमेंट डेटर, मूवेबल प्रॉपर्टी की अगर डिक्री हमारे पास और वो नहीं दे रहा है, राइट, वो छिपा के रखा हुआ है उसने, वो नहीं बता रहा है कहाँ है, तो उसको क्या किया जा सकता है, डिटेन भी किया जा सकता है। अटैचमेंट एंड सेल, राइट, उस प्रॉपर्टी को अटैच करके बेचा भी जा सकता है ताकि मुझे उसका पैसा मिल जाए एटलीस्ट, अगर वो प्रॉपर्टी नहीं मिल पा रही। भाई अटैचमेंट एंड डिटेंशन, बोथ अटैचमेंट भी किया जा सकता है प्रॉपर्टी को और डिटेंशन भी किया जा सकता है, राइट। तो इस तरीके से हम मूवेबल प्रॉपर्टी, अब देखिए जो एग्जीक्यूशन पार्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअली एग्जाम में पूछा जाता है कि किस चीज़ का जो एग्जीक्यूशन है वो किस मोड से किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर इंजंक्शन है तो उसकी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में क्या हो सकता है, या जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स है उसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसका जो उसकी जो डिक्री है उसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी का एग्जीक्यूशन कैसे होता है, ये क्वेश्चंस आते हैं। और ऑर्डर 21 से मेंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही यही है। अब अगर आप पिछले कुछ सालों के पेपर्स एनालाइज करोगे तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, इसीलिए आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं ये वाले कंसेप्ट्स, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसको उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में अगर कोई डिक्री है तो उसका एग्जीक्यूशन कैसे कर सकते हैं, उसके जो वेज हैं वो आपको ध्यान रखने, तरीके आपको ध्यान रखने, ठीक है। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो डिक्री है उसका एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं, तो वो रूल 35-36 में बताया ऑर्डर 21 के।
तो पहला, बाय रिमूविंग द जजमेंट डेटर एंड डिलीवरिंग पोसेशन टू डिक्री होल्डर, दिस काइंड ऑफ डिलीवरी इज नोन एज एक्चुअल पोसेशन। सिंपल सी बात है, ये प्रॉपर्टी ए की है, बी ने कब्जा किया हुआ है, अनलॉफुल पोसेशन में है वो, राइट। ए बोलता है कोर्ट के पास जाके कि भाई मैं ओनर हूँ इस प्रॉपर्टी का, मुझे इसका कब्जा दिलाइए। तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट को अगर लगता है, कोर्ट डिक्री पास करता है ए के फेवर में कि हाँ ठीक है ए ही ओनर है, कोर्ट का जजमेंट आता है कि ए ओनर है, तो अब क्या होगा, ऑब्वियसली बी ने कब्जा किया हुआ है तो बी को क्या कर दिया जाएगा, बी विल बी थ्रोन आउट ऑफ दिस प्रॉपर्टी एंड द पोसेशन विल बी गिवन टू ए, एंड इसे हम क्या कहेंगे, एक्चुअल पोसेशन। क्यों, क्योंकि वास्तव में हमने ए को उसकी प्रॉपर्टी का पोसेशन, फिजिकली पोसेशन हमने उसका दे दिया। अब मान लेते हैं वो जो प्रॉपर्टी है वो किसी टेनेंट के पोसेशन में है या किसी ऐसे व्यक्ति के पोसेशन में है जिसके ऊपर ये डिक्री लागू नहीं हो रही है, मतलब जिसके अगेंस्ट ये डिक्री नहीं है, राइट। तो डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी कैसे होगी, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी विल बी मेड बाय अफिक्सिंग ऑफ द कॉपी ऑफ द वारंट एट सम कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस ऑन द प्रॉपर्टी and by proclaiming to the occupant by beat of drum or other customary mode at some convenient place the substance of the decree regarding the property. This is called symbolic or formal possession। मान लीजिए जो वाई है, वाई ने कब्जा करके रखा हुआ था उस प्रॉपर्टी पे, अभी वहां पे कोई टेनेंट रह रहा है, एक्स के फेवर में डिक्री आ गई है, ठीक है, टेनेंट रह रहा है, या फिर हम मान लेते हैं कोई और वाई का जो रिश्तेदार है दूर का, कोई गेस्ट है वो रह रहा है वहां पे 6 महीने के लिए, राइट। टेनेंट तो फिर भी बाउंड होगा, पर मान लीजिए कोई गेस्ट है वाई का जो रह रहा है वहां पे, ठीक है, उसको अंदाजा नहीं है उस गेस्ट को कि ये प्रॉपर्टी क्या है, कब्जा की हुई है क्या है, वो तो वाई का दोस्त है, तो वाई ने बोला कि आप यहाँ पे आके रह सकते हो, वो रह रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो ऐसे केस में उसको ही विल नॉट बी थ्रोन आउट डायरेक्टली, वहां पे क्या किया जाएगा, वहां पे किसी कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस पे उस प्रॉपर्टी में, मतलब एक प्रोमिनेंट प्लेस पे जहां सबको दिखाई दे, वो डिक्री का जो सब्सटेंस है कि एक्चुअल में डिक्री क्या कहती है वो पेस्ट कर दिया जाएगा, और बाई बीट ऑफ ड्रम ये डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि भाई ये प्रॉपर्टी उनकी है, राइट। इसको हम कहते हैं सिंबॉलिक और फॉर्मल पोसेशन। यहाँ पे डायरेक्टली हमने जो डिक्री होल्डर है उसको प्रॉपर्टी नहीं दी तुरंत एकदम से, राइट, बट हमने उसको सिंबॉलिकली और फॉर्मली दे दी। अब वो उसके बाद आके आराम से अपना वहां पे रह सकता है, राइट। इस गेस्ट को पता चल गया, पर्पस सर्व हो गया। अब मान लीजिए, अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि भाई ठीक है, पर वो गेस्ट नहीं जाता है, इसके बाद भी तब क्या होगा, नहीं जाता है तो जो लोकल पुलिस है उसकी सहायता ली जाएगी, सिविल कोर्ट उसमें भी आपकी हेल्प करेगा, वो एक ऑर्डर देगा इस संबंध में, राइट, और आपको आपकी प्रॉपर्टी का पोसेशन दे दिया जाएगा, ठीक है। अब डिलीवरी ऑफ पोसेशन के साथ साथ जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है वो क्या कर सकता है, मीन प्रॉफिट्स भी अवॉर्ड कर सकता है डिक्री होल्डर को। मीन प्रॉफिट्स क्या होते हैं, मैंने शुरुआत में आपको बहुत डिटेल में बताया है, मैं दोबारा अब यहाँ पे उस टॉपिक में नहीं जाने वाला, राइट। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे अटैचमेंट एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी एज मोड ऑफ एग्जीक्यूशन। इसमें हम सेक्शन 60 को पढ़ेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और एग्जाम में इससे लगभग हर प्री एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है, राइट। तो हम 51B को सेक्शन 60 ऑफ CPC के साथ डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।